हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस पेपर करेंगे। ये हमारा है सेट प्रैक्टिस पेपर है आपका सेट 4। इसमें टोटल कितनी मैथ्स में 6 हैं, सॉरी ये प्रैक्टिस सेट है आपका 5 और सेट नंबर है 9। ठीक है, तो इसमें हम कहाँ से 51 से 75 क्वेश्चन आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन है 3 रूट एक्स माइनस 5 रूट वाई में से 2 रूट एक्स और 3 रूट वाई माइनस करें तो क्या मिलेगा हमें। 3 में से तो x वाला ले लेते हैं टर्म, तो ये 3 माइनस 2 मिलेगा रूट एक्स। तो रूट एक्स कोई भी हो सकता है इन दोनों में से। अब देखते हैं माइनस 5 रूट वाई, और जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 3 रूट वाई, तो माइनस 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 रहेगा और ऐड हो जाएगा, यानी कि माइनस का 8 रूट वाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स इज इक्वल टू 0 का गैर शून्य मूल होगा। तो बेसिकली एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 16x कर देंगे। x कैंसिल हो जाएगा, आपका x आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। एक दो ऐसे आते हैं इस तरह के, मैं सोचेगा कि ये बहुत इजी ऐसे आते हैं, लेकिन एक दो ऐसे रहते हैं तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्योमेट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इनके, घटना चक्र के, और ये जो सिखा रहे हैं प्रॉफिट लॉस और ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज़, एवरेज के, ये सारे क्वेश्चन ये अच्छे ला रहे हैं, तो आप उन पे फोकस कीजिए। क्योंकि अगर पेपर टफ बनता है तो वो बनता है आपका नंबर सिस्टम के कुछ अच्छे लाएंगे क्वेश्चन, सीपीएसपी को टफ करेंगे, मतलब प्रॉफिट लॉस को टफ करेंगे, इसमें डिस्काउंट और एमपी भी ले आएंगे, और ज्योमेट्री को थोड़ा सा टफ कर देंगे, और सीआईएसआई के थोड़े टफ ले आएंगे। वैसे सीआईएसआई के ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, वो सिंपल ही रहेंगे, लेकिन ये प्रॉफिट लॉस इनका ज़्यादा रुझान है प्रॉफिट लॉस में, तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। यदि प्रणाली 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 और kx माइनस वाई इक्वल टू 2 का एक अद्वितीय यूनिक, जिसे हम कहते हैं यूनिक हल है, तो वो क्या होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब भी यूनिक सॉल्यूशन या फिर अद्वितीय हल होता है तो उसका मतलब ये होता है। अब क्या करेंगे, 6 a1 क्या है 6 है, a2 कितना है k इज नॉट इक्वल टू b1 कितना है -2 और b2 कितना है -1। माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 से चला जाएगा, तो आ जाएगा k इज नॉट इज इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, देखिए ये इन्होंने यहाँ पर मिसिंग दे रखा है। इन्होंने पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, ये इन्होंने पूछा है। तो देखिए जब भी x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 है, यानी कि अगर हम मान लें ये a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2। जब भी यहाँ पे माइनस होगा, याद रखिएगा, जब भी यहाँ पे साइन माइनस का होगा तो यहाँ पे +2 होगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे 5 स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 27। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 70 और 125 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 8 बचते हैं। तो अब देखते हैं, देखिए हम बड़ी से बड़ी संख्या बोली है तो 65 को भी अवॉइड कर देते हैं, 13 को ही पहले चेक करते हैं। तो 13 को अगर हम 70 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 13 5 10 65 मिलेगा, ठीक है, और 65 रिमाइंडर कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पे क्या है 70 है, तो रिमाइंडर में 5 मिल रहा है, ये बिल्कुल सही कंडीशन आ गई। 13 को चेक करते हैं 125, इसको डिवाइड करेंगे तो 13 9 द 117 होता है, ठीक है, 13 9 द 117 होता है। तो इसमें अगर हम देखिए, इसमें अगर हम रिमाइंडर 125 है तो रिमाइंडर 8 मिल रहा है हमें, यानी कि 13 हमारा सही है, ऑप्शन ए। तो इसको देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन से कर लिया कीजिए तो वो जल्दी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 148 246 और 623 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 6 और 11 का शेषफल आएगा। तो यानी कि 4 इसमें 6 इसमें 11 मिलना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी यहाँ पर 12 है तो इसी को चेक कर लेते। 12 को अगर हम 148 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 12 1, उसके बाद
2 जाएगा 24 और रिमाइंडर कितना मिलेगा हमें 4 मिलेगा। बिल्कुल सही है ऑप्शन। अब सेकंड को चेक करते हैं। 246 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 2 टाइम्स जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा है 6 बच रहा है। 623 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो 12 5 द 60, इधर 2 बचेगा और 12 1 द 12, तो इधर अब 23 में से अगर 12 हम माइनस करें तो हमें क्या 1 मिल जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 1 मिल रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई 12 हो गई। तो इसमें जो भी पूछा सबसे छोटी या सबसे बड़ी वहीं से स्टार्ट कीजिएगा। उम्मीद यही होती है कि वही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2√2, तो थीटा न्यून कोण है और थीटा का मान डिग्री में क्या है। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम कराएंगे ना तो ये इधर जाएगा cos थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा, ठीक है, और इधर जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा। तो प्लस और माइनस cos थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, मिलेगा क्या cos थीटा 2 cos थीटा मिल जाएगा, 2 cos थीटा, और नीचे क्या मिल जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2√2, ठीक है। 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू √2, यानी कि आपका cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, और ये कौन सा होता है 45 डिग्री, cos 45 डिग्री होता है 1 अपॉन √2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू कॉस टी वाई इक्वल टू 2 साइन टी कॉस टी में से t को हटाकर हम कौन सा इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब मिनिमम स्क्वायर में है, तो हम इसको क्या करेंगे स्क्वायर तो कर ही लेंगे, तो आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी, सेकेंड आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस साइन स्क्वायर को हम कॉस में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, तो ये आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर टी माइनस 4 कॉस 4t। अब हमें कॉस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पता है एक्स स्क्वायर है, अब हम इसमें रख देंगे, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस 4, अब cos 4 क्या हो जाएगा x4 हो जाएगा, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x4, नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं cot थीटा इज इक्वल टू x अपॉन वाई, तो y cos थीटा माइनस x साइन थीटा अपॉन, देखिए इस टाइप की क्वेश्चन एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि देखिए जब भी यहाँ पर a अपॉन बी होता है और यहाँ पर कुछ इस टाइप से होता है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, यानी कि कोई भी स्क्वायर या क्यूब कुछ भी नहीं होता है, तो जो यहाँ पर a अपॉन बी जो भी दिया होता है वो सीधा इसकी यही वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो अभी हम इसको करके बताते हैं, लेकिन आप इसको करेंगे, अगर आप श्योर नहीं हो तो आप कैसे करेंगे, ये क्या होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos अपॉन साइन होता है, तो इसको cos अपॉन साइन बना लेंगे, ऊपर साइन से डिवाइड कर देंगे नीचे साइन से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा y cot थीटा cos अपॉन साइन का हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, ऐसे ही नीचे y cot थीटा प्लस x मिलेगा। अब cot थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो y x अपॉन वाई, ठीक है, माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, वाई वाई कैंसिल, क्या हो गया पहले ही x माइनस एक्स, यानी कि 0, आंसर 0 बिल्कुल सही है। अब देखिए अगर मान लीजिए तो आप लंबा नहीं करना चाहते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 डिग्री है, यानी कि कोई स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे ये चेंज कर लेंगे रेशियो में, यानी कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा में cot को इक्वल टू कितना है x अपॉन वाई है। अब cos की जगह x रख देंगे और y की जगह साइन की जगह y रख देंगे। अब इस इक्वेशन में रख दिए तो ये क्या आ जाएगा एक्स वाई, जब cos की जगह x रखेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई, माइनस साइन की जगह y रखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स वाई। तो देखिए पहले एक्स वाई माइनस एक्स वाई ये 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए ही सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इसमें क्या है एम समांतर माध्य बताना है। तो देखिए ये इसमें दिया है, एक इन्होंने रेंज दी है, वर्ग अंतराल दिया है, आवृत्ति दी यानी कि फ्रीक्वेंसी दी है। अब हमें x निकालना होगा। x कैसे निकालते हैं, जो इसके बीच का डेटा होता है 0 से 4 के बीच में आएगी 2,
ठीक है। 4 से 8 के बीच में हाफ करेंगे तो क्या आएगी बीच में 6। आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 आ जाएगा। 4 प्लस 8 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इन दोनों का ऐड डिवाइडेड बाई 2। अगर आप बीच की नहीं निकाल पा रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। अब इन दोनों के बीच की देखिए तो 8 12 कितना हो जाएगा आपका 20, 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 10। इसी तरह ये आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। ये x क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें एफ एक्स चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 48, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा आपका 14। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, समीशन निकाल लेंगे एफ एक्स का। तो ये आपका आएगा 16 और 16 4 20, 0 कैरी आया 2, 2 2 4 4 4 8 और 1 9, 90 आ गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है ए एम का, समांतर माध्य का, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब इसका सम क्या है, इसका सम है 12 14 और एक 15। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, एफ एक्स 90 डिवाइडेड बाई 15, 15 6 90, यानी कि 6 आपको सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 21 5 1, ये कुछ है कि रेंज निकालिए। अब रेंज क्या होती है, रेंज का होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम यहाँ पर कितनी है 21 है और मिनिमम 1 है, यानी कि 21 माइनस 1 इज इक्वल टू 20। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 ऑब्जर्वेशन का माध्य 11 है, इनमें से एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है तो नया माध्य 12 हो जाता है, तो 15th नंबर का प्रेक्षण निकालिए। देखिए 14 ऑब्जर्वेशन है, उनका समांतर माध्य कितना है 11 है। ठीक है, अब इनमें से एक और जोड़ा जाता है, यानी कि अब 15 हो गए, तब नया माध्य कितना हो जाता है 12 हो जाता है। तो 15th ऑब्जर्वेशन एंड 15th इज इक्वल टू 11 इंटू 14 माइनस 15 इंटू 12, 44 का 4 कैरी आया 4, 11 11 4 कितना हुआ 15, माइनस 15 से इसको देखें 0 3 और 15 प्लस 3 कितना हुआ 17, 18। तो 180 में से 154 गए, कितने बचे 26। ऑप्शन नंबर से इज राइट। ठीक है, क्या करना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्यों, क्योंकि ये एवरेज है, इसका ये एवरेज है और ये ऑब्जर्वेशन है, तभी हम सम निकाल पाएंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके। और जब दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें n नंबर का ऑब्जर्वेशन की वैल्यू पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है और प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं की नई श्रेणी का माध्य क्या होगा। देखिए इसका एक तो लॉन्ग है थोड़ा सा, उसमें कैलकुलेशन है, बाकी इसी वाला ट्रिक जो है वो हम अभी बताते हैं। पहले लॉन्ग वाला देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, 35 मीडियन है 10 संख्याओं का, 35 इंटू 10। अब ये 10 नंबर्स दो, हर संख्या में 2 और जोड़ा जाता है, तो अगर 2 जोड़ेंगे यानी कि 2 जोड़ देंगे कितने नंबर्स में 10 नंबर्स में जोड़ेंगे, यानी कि 2 इंटू 10 20 डिवाइडेड बाई 10 कितनी है 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10। तो ये इसकी क्या वैल्यू हो गई 3, ये 350 हो गई प्लस 20 यानी कि 370 डिवाइडेड बाई 10, ये आपका आ गया 37। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। अब इसका शॉर्ट देखिए, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो इसका शॉर्ट क्या है, जब भी देखिए सेम नंबर यानी कि एक इक्वली नंबर सारे ऑब्जर्वेशन में जितने भी यहाँ पर 10 संख्याएं हों 12 हो 14 हो कितनी भी हों, अगर एक कॉमन नंबर किसी में जोड़ा जाता है या फिर माइनस किया जाता है, याद रखिएगा ऐड किया जाए या फिर माइनस किया जाए, तो उसका जो समांतर माध्य होता है उतना ही वो भी चेंज हो जाता है। मान लीजिए +2 अगर जोड़ा जा रहा है तो समांतर माध्य में +2 कर देंगे, 35 + 2 देख रहे हैं 37 आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कहा जाए 2 घटा दिया जाए तो यहाँ इसके समांतर माध्य में भी 2 माइनस कर देंगे, यानी कि तब आंसर क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ शॉर्ट में है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2000 में दिल्ली के इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की संख्या मुंबई के इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की संख्या से कितना % ज़्यादा है। देखिए ये जो ऊपर वाला दिया है इसमें असल में क्या था कि
जो बुकलेट थी उसमें ये लाइट कलर में था, दिल्ली जो था ये लाइट कलर में सीरीज़ थी, यहाँ पे हम दिल्ली लिख देते हैं, और ये डार्क में थी मुंबई। अब देखते हैं ये दिल्ली ऊपर वाली, तो दिल्ली के 2000 में देखना है कि मुंबई के कितना ज़्यादा है। तो 150 हैं दिल्ली में कितने हैं 150 हैं 2000 में, ये वाला अगर हम देखें तो, और मुंबई में कितने हैं 50 हैं, तो कितना ज़्यादा है 100 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 50 से, इंटू 100, तो ये आपका 2 टाइम्स जाएगा और ये आपका परसेंटेज आ जाएगी 200%। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ये ऊपर वाला दिल्ली है और ये मुंबई। 2000 से वर्ष 2004 तक मुंबई के इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? आपका जाएगा 5 to 7 यूनिट। तो यहाँ पे देखिए 7 आ रहा है ना, ऐड करने पे यूनिट डिजिट से 7 एक ही में दी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए 5 वर्षों के लिए दिल्ली में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की औसत संख्या पूछी है दिल्ली में। इनका एवरेज है 3 to 5 और आएगा 38, यानी कि 8 कैरी आया 3 3 1 4 5 6 7 8 885। ठीक है, 885 डिवाइडेड बाय कितना ऑब्जर्वेशन है, तो 5 1 डैच जाएगा, 3 आया, 7 जाएगा 35, 3 आया 177। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज के शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? ये त्रिभुज है, इसके शीर्ष लंबों यानी कि ये वर्टिसेस, इसके प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि इससे एंगल बाइसेक्टर होके जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? लेकिन अब सुनिए, ये कह रहे हैं शीर्ष लंबों, जब ये लंब का वर्ड यूज़ करते यानी कि ये यहाँ पर सामने वाली भुजा पे जाके क्या 90 डिग्री बना रहे हैं, ये भी बना रहा है 90 डिग्री, ये भी लाइन बना रही 90 डिग्री, और जब ये ऐसा होता है तो ये वाला सेंटर क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज का परिकेंद्र और लंब केंद्र समपाती हों तो, एक ट्रायंगल है, उसका परिकेंद्र यानी कि उसका सरकम सेंटर यानी कि इनका डिवीज़न यहाँ पे मिल रहा है, और लंब केंद्र यानी कि एंगल का भी अगर हम डिवीज़न करें और ये सामने जाके परपेंडिकुलर बना है तो वो भी इसी पॉइंट पे मिलेंगे हमें। संपाती मतलब कॉन्साइड कर रहे हैं, तो उनका केंद्रक भी उनके संपाती होगा, बिल्कुल फर्स्ट ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेंट्रोइड भी यही होगा, ठीक है, यानी कि देखिए सरकम सेंटर कहें या फिर परिकेंद्र कहें, आपका ऑर्थो सेंटर या फिर लंब केंद्र। देखिए दोनों में, इसलिए कुछ स्टूडेंट हैं वो कहते हैं कि मैम आप हिंदी में बताइए, इंग्लिश में बता दें, कन्फ्यूज़न होने लगता है। तो देखिए दोनों में इसलिए बता रहे हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर पाएँ, वो उनको भी हेल्प हो सके, क्योंकि हिंदी में तो प्रैक्टिस सेट सारे अवेलेबल हैं हर जगह, लेकिन इंग्लिश वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनके बारे में भी थोड़ा सोचिए और थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है रिवर्स करके आप सुन लीजिए। ठीक है, तो सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र, ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र, जब ये दोनों एक ही कोइंसाइड करते हैं यानी कि संपाती होते हैं, तो केंद्रक यानी कि सेंट्रोइड जो होता है, केंद्रक यानी कि जो सेंट्रोइड होता है वो भी इसी पॉइंट पर ही होता है। ठीक है, और ये ऐसे किस ट्रायंगल में होता है? ये होता है समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऐसा देखने को मिलता है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ऑब्वियसली ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी में दो बिंदु डी ई क्रमशः ए बी और बी सी रेखाओं पर इस प्रकार है कि ए सी डी ई के समांतर है। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ए है, बी सी ए बी सी, ये कह रहे हैं कि ए सी डी ई के समांतर है, यानी कि कुछ इस तरह की लाइन है जो ये दोनों पैरेलल हैं बिल्कुल। ठीक है, डी ई, तो ये कह रहे हैं कि ए बी सी और डी बी ई हैं तभी, केवल तभी समान जब डी रेखाखंड ए बी के बाहर हो, केवल तभी सर्वांगसम जब डी रेखाखंड ए बी के बाहर हो, हमेशा समान यानी कि समरूप हो या फिर सर्वांग। तो देखिए जब भी इस टाइप का ट्रायंगल बनता है ना कि उसमें ये वाली आर्म इसके पैरेलल होती है, तो हमेशा हम क्या चेक करेंगे कंडीशन कि ये कॉन्ग्रुएंट है या फिर सिमिलर है, सर्वांगसम है या फिर समरूप है। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया और ये सिमिलर कहलाता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए
एंगल बी जो है ये कॉमन है, ठीक है। अब हम देखेंगे दोनों ट्रायंगल में, ए बी सी और डी बी ई में, ठीक है, ए बी सी और डी बी ई में, ए बी सी में एंगल बी कॉमन है और डी बी ई में भी एंगल बी कॉमन है, ठीक है। तो एक हो गया प्रॉपर्टी। अब दूसरी देखते हैं। देखिए जब ये दोनों लाइन यानी कि ए सी डी ई पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल यानी कि बी डी ई और ए बी सी में एंगल बी ए सी, ये दोनों जो होंगे ये इक्वल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। कौन से होंगे? संगत कोण, करस्पॉन्डेंस एंगल बी एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए। क्यों? क्योंकि संगत कोण है यानी कि करस्पॉन्डेंस एंगल है। दो एंगल इक्वल हो गए। अब देखते हैं अब इसी तरह ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और ये कौन से होंगे? संगत कोण हो गए, करस्पॉन्डेंस। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी, यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है? कोण कोण समरूपता, ठीक है। हिंदी में अगर कहें, इंग्लिश में कहेंगे एंगल एंगल एंगल, ठीक है, ए ए ए। तो ये किसमें? सिमिलैरिटी की एक प्रॉपर्टी है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ट्रायंगल क्या होते हैं? दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब देखिए यहाँ पर हमने प्रूफ करके बताया, जब भी इस टाइप की ये बताने से जैसे ही इस टाइप की फिगर बने आपको सीधा समरूप लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी में बी कोण समकोण है, बना लेते हैं। ये बी है 90 डिग्री है, ये ए हो गया और ये सी हो गया। क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की भुजाएं ए बी बी सी की परित्रिज्या कितनी हो गई? क्रमशः कह रहे हैं यानी कि ए बी 15 है, ये 15 हो गई और बी सी 20 है आपकी, ये 20 है। अब देखिए परित्रिज्या क्या होती है? जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो इसकी परित्रिज्या जो होती है हाइपोटेन्यूज के हाफ में होती है, ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्व बाई 2, ये वाला पॉइंट होता है इसकी परित्रिज्या, इसको निकालना है। तो अब देखिए हम राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम से हम एच हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे तो कितना आएगा? वैसे तो ये ट्रिपलेट है, अगर जिनको पता हो 15 20 25, ये ट्रिपलेट है, ठीक है, 15 20 25। लेकिन अगर ना पता हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400, यह आपका आ जाएगा 625 और 625 का रूट क्या होता है? 25, यानी कि आपकी हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई? 25 और परित्रिज्या निकालनी डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 12.5 सेंटीमीटर आ गया आपका। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री है, बना लेते हैं। एंगल ए 90 डिग्री, ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बीपी और सी की दो मध्यस्थ हैं, तो बीपी मध्यस्थ मतलब मीडियन होता है, ठीक है, मीडियन होता है। बीपी यानी कि इस तरह से कुछ मीडियन जा रही होगी पी, और सी क्यू इस तरह से कुछ जा रही होगी मीडियन, दो मध्यस्थ हैं। तो बीपी स्क्वायर यानी कि ये वाली बीपी स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर, ये दोनों मीडियन का स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय बीसी स्क्वायर, इसकी वैल्यू। अब देखिए जब भी इस टाइप की फिगर बनती है, यानी कि अगर हम इसको सीधा करके बनाएं, ये एंगल 90 डिग्री है, इससे यहाँ पे एक मीडियन जा रही है, इससे यहाँ पर एक मीडियन जा रही है, इसका रिलेशन होता है ये वाली मीडियन यानी कि 4 m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, यानी कि दूसरी मीडियन, दोनों मीडियन के स्क्वायर का सम इक्वल टू 5 यूनिट किसका? ये वाली जो साइड है ये वाली। अब यहाँ पर क्या है? BC है, तो यहाँ पर BC ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे? BP स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर, यहाँ पे m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC, इसको नीचे BC का स्क्वायर सॉरी, तो इसको नीचे ले आएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 5/4 मिलेगा, ठीक है, 5/4 मिलेगा। डायरेक्ट आप यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन देखते हैं, दी गई आकृति में QRN 40 है, ये वाला एंगल 40 है, PQR 46 है, ये वाला एंगल 46 है, MN बिंदु R पर स्पर्श रेखा है क्रमशः XYZ। तो देखिए एक इसमें सर्किल की प्रॉपर्टी लग रही है, अगर ये कोई पॉइंट है और इससे इस तरह से टेंजेंट होके जा रही है यानी कि स्पर्श रेखा होके जा रही है, और इस तरह से ये एक ट्रायंगल है अंदर, ठीक है, इस टेंजेंट को लेकर, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग ये अगर 40 है तो आपकी x क्या होगी? 40 हो जाएगी, ठीक है। अब क्रमशः दिया यानी कि इन्होंने सीक्वेंस में दिया है, तो x 40 आपको इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, इन दोनों ऑप्शन में होगा। अब x 40 है और तो आपकी हम निकाल सकते हैं z की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये
z की वैल्यू कैसे 40 प्लस 46 और जो आएगा उसमें 180 माइनस कर देंगे एट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये 6 और 4 4 8, तो ये कितना मिल जाएगा 10 में से 6 क्या 4 और ये आपको मिल जाएगा 94। यानी कि z की वैल्यू आपको 94 मिल रही है, सिर्फ इसी में दी रखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट, हमें y निकालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 9, 12 और 15 है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। अब देखिए 9, 12 और 15 दे रखी है, यानी कि ये क्या होगा ट्रिपलेट हो गया और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। 9, 12 और 15 कुछ इस टाइप से होगा। अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ये पूछा है, ठीक है। इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या r पूछी है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, r इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस, ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा। डेल्टा यहाँ पे क्या होता है एरिया होता है, एरिया का होता है हाफ b क्रॉस h, यानी कि 9 इंटू 12। अब s कैसे निकालेंगे 9 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 9 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा कितना 108, नीचे आएगा कितना 7 और 9 6 क्या रहा है 1 3 36। तो ये आपका आ जाएगा 36 3 द 108, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को पी और क्यू में प्रतिच्छेदित करते हैं। अब ये दो वृत्त हैं एक दूसरे को पी क्यू पर समान त्रिज्या, यानी कि इनकी रेडियस क्या है बिल्कुल सेम है, पी और क्यू पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, अब इनमें से उभयनिष्ठ जीवा क्या होगी ये खराब बन रहा है, ये जो होगी पी क्यू हमने लाइन बना दी, ये इसकी उभयनिष्ठ जीवा हो गई, ये 30 सेंटीमीटर है, पी क्यू 30 सेंटीमीटर हो गई। दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, यानी कि दोनों ये इनके बीच के ये सेंटर C1 C2 कितनी है 40। तो वृत्तों की त्रिज्या, अब इसकी सेम जो रेडियस है ना वो रेडियस की वैल्यू बताना है, तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। अब देखिए ये पूरी कितनी है C1 C2 40 है, तो हाफ कितनी होगी 20 होगी। अब हाफ ही होगी क्यों, क्योंकि रेडियस सेम है, तो ये 20 हो गई हाफ इसकी, और ये ऊपर आपकी ये वाली कितनी हो गई, मान लीजिए बीच का m पर कट कर रही है, तो pm कितनी हो गई, जब पूरी 30 है तो pm हो गई आपकी 15, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हम क्या करते हैं इधर सेपरेट बना लेते हैं, ये आपकी 15 हो गई, ये आपकी 20 हो गई, ये आप निकाल लेंगे r, ठीक है। 225 पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, 225 प्लस 20 यानी कि 400 कितना आ जाएगा 625, यानी कि r कितनी हो गई 25, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 8.8 किलोमीटर दूरी तय करने में एक चक्का 4000 बार परिक्रमा करता है, ठीक है। 8.8 किलोमीटर दूरी तय करता है 4000 बार राउंड लगाकर, तो इसका व्यास कितना होगा, ठीक है, इसका डायामीटर पूछा है। तो देखिए अगर यहाँ से ये इनिशियली पॉइंट इसका शुरू होता है और ये यहाँ तक जाता है तो ये एक चक्कर इसका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 4000 बार में ये कितना करता है इतनी दूरी तय करता है, तो हम क्या करेंगे 2 पाई r, ये पूरी क्या होती है इसकी परिधि यानी कि सरकमफेरेंस होती है, 2 पाई r इंटू कितने चक्कर लगाए 4000, ये डिस्टेंस बराबर किसकी हो जाएगी 8.8। अब यहाँ पे यूनिट देखिए सेंटीमीटर में दिया है इसका व्यास की वैल्यू आंसर में, और यहाँ पर किलोमीटर में दी है, तो इसको पहले किस में चेंज करेंगे मीटर में, क्या करेंगे इंटू करने के लिए किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर 3, अब मीटर में आ गया, मीटर को सेंटीमीटर में लेंगे 10 की पावर 2, ये हो गया सेंटीमीटर में आ गई, ठीक है। अब 2r को हम एक साथ रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें व्यास यानी कि डायमीटर चाहिए, इंटू पाई को हमने क्या किया 22/7 में चेंज कर लिया, इंटू 4000 इज इक्वल टू 8, अब 88 अगर कर लें एक पॉइंट हटा के 0 नीचे कर दें 10, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 10 की पावर, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 10 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम 11 से 2 गया 22 और ये 11 8 सा गया, फिर ये 2 इंटू 4 8 और ये इधर 8 कैंसिल, अब ये इधर 10 की पावर 4 है तो ये इधर 3 है, तो यहाँ पे एक 10 बच जाएगा।
और ये इधर 7 चला जाएगा, यानी कि 2r इज इक्वल टू 70 आपका आ जाएगा। 70 आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हम जल्दी लाएंगे इसका मैथ्स का सेट, मैथ्स के अब रेगुलर करके, क्योंकि एक ही बचा है प्रैक्टिस पेपर, तो उसको भी जल्दी से फिनिश कर देंगे। टोटल 6 क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल 6 प्रैक्टिस पेपर हैं आपके मैथ साइंस में। तो आई होप आपके वो जल्दी फिनिश हो जाएंगे। साइंस के 3 आ चुके हैं, 2 बचे हैं एसएसटी आपकी, और कंपलसरी जीके के क्वेश्चन रह जाएंगे, उसको भी जल्दी फिनिश कर देंगे। थैंक यू सो मच।